Hello friends, welcome to the part 2 of this session. Examinations are very near to us and this is a high time to revise all important things together. These things if you take seriously, so I guess this will make a big change on your results. लास्ट टाइम भी मैंने एग्जाम से पहले कुछ टॉपिक्स आपको करवाए थे और जिससे एज इट इज क्वेश्चन बनकर आए हैं. फॉर एग्जाम्पल गीति वाला टॉपिक मैंने आपको करवाया था, उसी वीडियो में गमक वाला टॉपिक भी मैंने आपको क्लियर करवाया था और दोनों से ही एज इट इज क्वेश्चन बना है. एज आई ऑलवेज से सब कुछ पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट पढ़ना ही सब कुछ है. सो यूनिट 4 तक हमारी हो गई है और अभी यूनिट नंबर 5. सबसे पहला टॉपिक है पाश्चात्य संगीत. तो पाश्चात्य संगीत को आपको कैसे पढ़ना है एज कंपैरिजन टू शास्त्रीय संगीत. तो शास्त्रीय संगीत के कंपैरिजन में पाश्चात्य संगीत को पढ़ना है. जैसे उनका जो ऑक्टेव है वो हमारे लिए सप्तक है, उनका जो ऑक्टेव है पेंटाटोनिक, जो उनके लिए मेजर टोन है वो हमारे लिए बिलावल है, हमारे लिए जो तीव्र है वो उनके लिए शार्प है. तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी. किस तरह से पढ़ना है मैंने आपको बता दिया है. सब कुछ नहीं पढ़ना है, कंपैरिजन में पढ़ना है कि जो चीज़ हमारे लिए ये है वो चीज़ उनके लिए क्या है. तो वैसा ही क्वेश्चन बनेगा. सेकेंड टॉपिक ग्राम और मूर्छना. आप इसको आंख बंद करके कह सकते हो कि ये तो आएगा ही आएगा, ये हो ही नहीं सकता कि ये पूछा ना जाए. ये हमेशा पूछा जाता है, रिपीटेड टॉपिक है. आपको ये पता होना चाहिए कि किसने कितने ग्राम माने. मेनली 3 ग्राम है और किसी ने 2 माने हैं, किसी ने 3. और मूर्छना जैसे कि 3 ग्राम है तो 3 ग्रामों में 7 को मिलाकर कुल 21 मूर्छनाएं होती हैं और इन 21 मूर्छनाओं के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि वो पूछ लेते हैं कि षड्ज ग्राम की मूर्छना को चुन लो, गंधर्व ग्राम की मूर्छना को चुन लो, मध्यम ग्राम की मूर्छना को चुन लो. तो नाम याद होना चाहिए. इवन सीक्वेंस में लगाने को भी दे देते हैं कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, अंत में कौन सी आएगी. सो यू मस्ट नो. इसके स्वर भी पूछ लेते हैं तो इसके स्वर भी आपको पता होने चाहिए. ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगी ही. एंड नेक्स्ट टॉपिक जाति लक्षण और राग लक्षण. बेसिकली दोनों एक ही बात है. पुराने टाइम में राग को जाति कहते थे और उसके बाद जब बृहददेशी बुक आई मतंग ने लिखी थी जो, उसमें राग कहा गया जाति को ही. तो इससे ना बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपने बेसिक पढ़ा है ना संगीत का, यू कैन मेक इट. नेक्स्ट टॉपिक इज राग वर्गीकरण. बेसिकली तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगी कि इसका एक सीक्वेंस आता है. मैंने शॉर्ट में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करवाया था आपको. उसमें मैंने बताया था कि पहले कौन सा आया था, तो वही है. आपको वो सीक्वेंस दे देंगे, आपको वो सीक्वेंस लगाना पड़ेगा. तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा. जैसे मेल राग, थाट राग, राग रागनी और बहुत सी चीज़ें जो है आपको दे देंगे. आपको सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ पहले आई और कौन सी चीज़ें बाद में आई. तो इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन आएंगे. अगर बनेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे. नेक्स्ट टॉपिक शुद्ध विकृत स्वर. बेसिकली इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा कि किसने कितने शुद्ध विकृत माने. शुद्ध को ज़्यादा माइंड मत करना क्योंकि शुद्ध सबने 7 ही माने हैं. विकृत को आपको अच्छे से चेक करना पड़ेगा. जैसे पूछ लेंगे भरत मुनि ने कितने शुद्ध विकृत माने, तो 9, क्योंकि 7 तो शुद्ध हो गए, 2 विकृत हो गए. कौन से थे? अंतर्गंधार और काकली निषाद. इसी तरीके से जो हमारे संगीत के विद्वान थे उन सब का आपको देखना पड़ेगा कि उन सब ने कितने विकृत स्वर माने. सबका नहीं, मेन का देख लेना. जैसे भरत मुनि तो हो ही गए, शारंग देव हो गए, अहोबल हो गए, मतंग हो गए एंड सो ऑन. नेक्स्ट शुद्ध छायालक संकीर्ण. सो शुद्ध छायालक संकीर्ण आई कैन एक्सप्लेन दिस. जिस राग का अपना एक स्वरूप होता है उसे कहते हैं शुद्ध, यानी कि अपनी एक पर्सनालिटी हो गई. छायालक यानी कि उसमें किसी की छाया पड़ गई है, यानी कि जब 2 का मिश्रण हो. संकीर्ण यानी कि जब 2 से ज्यादा. तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा हो गया ना, एक्सप्लेन हो गया इसका तो. लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो मैंने अभी बताया
या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एक राग आपको लिख के दे देंगे, आपको बताना पड़ेगा कि वो शुद्ध है, छायलक है कि संकीर्ण है। बट हाँ, अब आपको पता हो गया है ना कि शुद्ध, छायलक, संकीर्ण होता क्या है, वरना अगर यही पता नहीं होगा तो आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दे कैन आस्क यू इसका एविडेंस कहाँ मिलता है, इसको सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था, तो याद रखना दामोदर पंडित ने एक्सप्लेन किया था संगीत दर्पण नामक बुक में। नेक्स्ट, आधुनिक वर्सेस प्राचीन श्रुति स्वर स्थापना। इसमें तो बस आप इतना समझ लो, 4-3-2 4-4-3-2, 1-4-3-2 4-4-3। जो 4-3-2 4-4-3-2 का जो सीक्वेंस है वो अभी हम रिसेंट फॉलो कर रहे हैं, और जो 1-4-3-2 4-4-3 का जो सीक्वेंस है वो पहले फॉलो होता था। मैंने इसको बहुत शॉर्ट में अभी आपको बता दिया है, अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में लिख देना, आई विल एक्सप्लेन दिस। नेक्स्ट, राग और ताल। बेसिकली कुछ रागों के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने कोमल स्वर हैं, कितने शुद्ध स्वर हैं, कौन सी टाइमिंग है, सुबह इसको गाया जाता है, मध्यकाल गाया जाता है, रात्रि काल गाया जाता है, या फिर कुछ स्वर संगतियाँ आपके सामने रख दी जाएंगी और आपको बताना पड़ेगा कि ये स्वर संगति किस राग की है। जो आपने मास्टर्स में पढ़ा था ना, जो आपके एमए का सिलेबस है, बस आपको उन्हीं सब रागों की पढ़ाई करनी है, उन्हीं को रिवाइज करना है, आपका काम हो जाएगा। और ताल अगर आपको करनी है तो जैसे कि आप जो आजकल रिसेंट पूछी जा रही है ना, कुछ तालें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे गज झंपा ताल, फरदोस ताल, ध्रुव ताल, अड़ाचो ताल, झुमरा ताल, झप ताल, रूपक ताल, चार ताल, एक ताल, तीन ताल। आई थिंक 1 3 4 तो सभी को ही आती होगी। ओके, तो कुछ यही ताले हैं जो आजकल पूछ रहे हैं, और कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसकी आड़ कर लो, इसकी बियाड़ कर लो, इसकी कुआड़ कर लो और बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो कभी इसकी चौगुन तिगुन, कभी इसका आवर्तन से लेकर कुछ कुछ पूछते हैं वो ऐसा। और ताल वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा टेक्निकल है, अगर करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज आपकी चॉइस है। 2 तरह की चीज़ें होती है ना, किसी में किसी का हाथ मजबूत होता है तो किसी में कमज़ोर। तो मेरा कमज़ोर हाथ है इसमें, अगर आपका मजबूत है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टॉपिक, कर्नाटक संगीत पद्धति। इसको कैसे पढ़ोगे, तो इसमें भी कंपैरिजन करना है उत्तर भारतीय संगीत और कर्नाटक संगीत पद्धति के बीच में। जैसे कि जिसे हम लोग तराना कहते हैं उसे वो लोग तिल्लाना कहते हैं, समझे। तो वहाँ पर ध्रुपद, धमार, ठुमरी, इन सबको किन नामों से बुलाया जाता है। इवन थाट को भी थोड़ा समझ लो, ये टॉपिक आपकी इतनी मदद करेगा, आई कैन नॉट टेल यू इन माई वर्ड्स। क्योंकि थाट को अगर आपने समझ लिया, आपको पता लग गया, तो उससे ये भी हेल्प होगी कि कभी कभी जो है थाट के ही जो नाम आधारित राग हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उनके स्वरों को पहचानने में आपको मदद हो जाती है। इवन कर्नाटक संगीत में उस थाट को किस नाम से बुलाया जाता है उस पर भी क्वेश्चन बनता है, तो उसमें भी आपकी मदद होगी। तो इसीलिए थाट बहुत ज़रूरी है और इसे मिस आउट नहीं करना है। चाहे तो आपको यही पूछ लेंगे कि पूर्वी राग में कौन से स्वर लगते हैं, तो आपको थाट एकदम याद आ जाएगा और आप उसको आंसर कर दोगे। नहीं तो ये भी पूछ लेंगे कि पूर्वी थाट को कर्नाटक संगीत में किस नाम से बुलाया जाता है, तो आपको याद आ जाएगा कि कामवर्धनी, तो आप इसका सही आंसर दे पाओगे। अच्छा, एक और कंपैरिजन कर लेना, जो हमारे उत्तर भारतीय राग हैं, सारे राग नहीं हैं, कुछ राग हैं जिनके कर्नाटक संगीत में कुछ नाम हैं, तो उनको भी थोड़ा देख लेना, उससे भी क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, स्वर लिपि। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन है कर्नाटक म्यूजिक और उत्तर भारतीय म्यूजिक के बीच में। उनके कुछ चिन्ह आपको दिखाए जाएंगे और आपको पहचानने होंगे कि उन चिन्ह को हमारे में किन नामों से बुलाया जाता है, या हमारे चिन्ह को उनके में कौन से चिन्ह के रूप में वो देखते हैं। तो आपको इसे भी समझना होगा, ये टॉपिक भी पूछा जाएगा। ताल पद्धति में भी कुछ चिन्ह पूछ लेंगे, या फिर स्वरलिपि में तो पूछेंगे ही। आजकल रविंद्र संगीत से भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो कुछ चिन्ह बना के दे देते हैं और हमको बताना पड़ता है कि उस चिन्ह का क्या अर्थ है हमारे लिए। लेकिन यही है,
पढ़ना चाहो तो थोड़ा पढ़ लेना। यूनिट नंबर 6, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में शास्त्र। तो इसमें आपको सारी बुक्स और सारे राइटर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। सारे नहीं, जो जनरली पूछे जाते हैं ना, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। इस टॉपिक से एक नहीं अनेकों प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ मेन मैं आपको नाम बता देती हूँ कि किनका आपको ज़्यादातर याद रखना है। उनमें है भरत, नारद मुनि, मतंग मुनि, सोमेश्वर, नान्यदेव, शारंगदेव, पार्श्वदेव, महाराणा कुंभा, रामामात्य, दामोदर पंडित, अहोबल, श्रीनिवास, हृदय नारायण देव, व्यंकटमुखी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, कर्नाटक स्वरलिपि पद्धति के दाता, और विष्णु नारायण भातखंडे, उत्तर भारतीय स्वरलिपि पद्धति के दाता, और ओमकारनाथ ठाकुर, आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति, जयदेव, प्रेमलता शर्मा, सुभद्रा चौधरी। तो इन सब की रचनाओं को आपको माइंड में रखना होगा। बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक, महत्वपूर्ण रचना। आजकल लिखित ग्रंथों से बहुत डीप क्वेश्चन आ रहा है, तो इसके लिए कुछ ग्रंथों को आपको पढ़ना पड़ेगा। डीप में मतलब बहुत डीप में नहीं, मतलब फैक्ट को समझ लो, बस आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले नाट्य शास्त्र, फिर नारदीय शिक्षा, संगीत मकरंद, बृहद्देशी, मनोल्लास, संगीत चूड़ामणि, भरत भाष्यम, संगीत रत्नाकर, संगीत समयसार, संगीतोपनिषदसारोद्धार, संगीत राज, स्वरमेल कलानिधि, संगीत दर्पण, संगीत परिजात, राग तत्व विबोध, हृदय कौतुक, हृदय प्रकाश, चतुर्दंडी प्रकाशिका, प्रणव भारती। ये सब आपको पता होना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना, बट डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस इस टॉपिक को एक नज़र मारनी है। आप अगर थोड़ा सा पढ़ने बैठोगे ना, आपके माइंड में सारे फैक्ट निकल कर आ जाएंगे, जिससे क्वेश्चन बनेगा। बस उसको ही समझना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। फिर भी अगर थोड़ा घबरा रहे हो तो घबराओ मत, सिर्फ 3 नाम बता देती हूँ। नाट्य शास्त्र, बृहद्देशी, संगीत रत्नाकर। इसको आप डीप में पढ़ लो, सारे फैक्ट समझ लो। और राइटर्स में कैलाश चंद्र देव बृहस्पति, ओमकारनाथ ठाकुर, भातखंडे और पलुस्कर जी। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सबको समझ लो, याद कर लो, आपके लिए इतना काफ़ी रहेगा। और एक पॉइंट जिस पर आजकल अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसी से रिलेटेड है। जैसे कि ग्रंथ का नाम हो गया, किसने लिखा था उसका नाम हो गया, लेकिन कब लिखा था। आजकल ये पूछ रहे हैं किस सेंचुरी में लिखा था, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। इवन आपको नाम लिखकर दे देंगे, आपको लाइन वाइज लगाना होगा कि पहले कौन सा आया, एंड में कौन सा आया। यूनिट नंबर 7, बेसिकली मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लगता जिसे मैं सजेस्ट करूँ, क्योंकि जनरली ना क्वेश्चन ताल से रिलेटेड ही आते हैं। जैसे आपको ठुमरी, टप्पा, दादरा, होरी, ये सब आपको लिख कर दे देंगे और आपको बताना होगा कि कौन सी ताल इनके लिए सूटेबल है। यूनिट नंबर 8, भारतीय संगीत वाद्य, यानी कि प्राचीन काल से लेकर अब तक हमारे वाद्य किस तरीके से विकसित हुए हैं। अगर तार वाद्य हैं तो कितने तार हैं, या आपको वाद्य के नाम भी लिखकर दे देंगे। आपको बताना पड़ेगा कि वो तार वाद्य है, अवनद है, सुशिर है या घन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो इन चारों वर्ग के ही, जैसे तत्वाद्य है, घन वाद्य है, सुशिर वाद्य है, अवनद वाद्य है, इन सब के कुछ कुछ वाद्यों के नाम आपको पता होने चाहिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। अगर फिर से घबराहट हो रही है तो तार वाद्य में सितार को एक बार अच्छे से समझ लेना और वीणा को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वीणा के जितने भी रूप हैं, बहुत सारे रूप हैं वीणा के, पुराने टाइम से लेकर अब तक। तो उन नामों को एक बार देख लेना, तारों को समझ लेना। और तुम्बुरु ऋषि का तानपुरा, इसे भी थोड़ा सा देख लेना। अवनद वाद्य के लिए आप पखावज, तबला और मृदंग, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना, आपको बहुत हेल्प होगी। यूनिट नंबर 9, मंच प्रदर्शक। इसमें आपको, जैसे कि कोई गायन में प्रसिद्ध है तो कोई वादन में,
अगर वादन है तो कौन सा वादन है, क्या बजाते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओमकार नाथ ठाकुर की बात की जाए तो वो शास्त्रकार भी थे और गायक भी थे। और अगर बात की जाए कि ठुमरी गायिकाओं की, तो उसमें शोभा गुरटू, गिरजा देवी, या अगर बात करें सितार वादक की तो प्रसिद्ध नाम है रविशंकर। वायलिन के लिए प्रसिद्ध हैं गजानन जोशी, एन राजम और वीजी जोग। और शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध हैं बिस्मिल्लाह खां। सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध हैं पिता बाबा अलाउद्दीन और पुत्र अली अकबर। तबला वादन के लिए अहमद जान थिरकवा और मृदंग के लिए कुदाऊ सिंह। एक नहीं बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन कुछ फेमस आइडेंटिटीज को आपको याद रखना होगा, कुछ मेन वाद्यों से रिलेटेड। और हाँ, पुरस्कार भी आपको थोड़ा याद रहना चाहिए कि किसको पद्म भूषण मिला, किसको पद्म विभूषण मिला, किसको भारत रत्न मिला। जैसे कि MS सुब्बुलक्ष्मी जी को गायन के लिए भारत रत्न मिला था, सबसे पहला भारत रत्न संगीत के लिए इन्हीं को मिला था, याद रखना। उसके बाद रविशंकर जी को भारत रत्न मिला सितार वादन के लिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला शहनाई वादन के लिए, और भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न मिला गायन के लिए। यूनिट नंबर 10, घराना और संगीत सम्मेलन। सम्मेलन में आपको बस सम्मेलन का नाम लिखकर दे दिया जाएगा, आपको बताना पड़ेगा कि सम्मेलन कहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। और रही घराने की बात, तो उसके लिए आपको वही है, गुरु शिष्य परंपरा को आपको याद रखना पड़ेगा। मेनली मेहर घराना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, सेनिया घराना एंड पटियाला घराना, इसको आप समझ लेना, आपका काम हो जाएगा। अब मैंने पूरी की पूरी 10 यूनिट कंप्लीट करवा दी है। पार्ट 1 में 4 यूनिट कंप्लीट करवाई थी जो कि सबके लिए कंपलसरी थी, और बाकी की जो ये 6 यूनिट मैंने आज कवर कराई है वो वोकल के लिए, संगीत गायन के लिए कंपलसरी है। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प हुई होगी, और अगर कुछ भी दिमाग में डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपका डाउट अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। So this is all for today. I wish you all the luck for the examination. I know you can do it. All the best. Keep studying and do not forget to stay positive. This will help you.